आज से 13.8 अरब साल पहले एक बड़ा धमाका और हमारे ब्रह्मांड का जन्म। साल 1925 एक बेल्जियन साइंटिस्ट जॉर्जेस हेनरी जोसेफ एडवर्ड लेमैत्रे एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को पढ़ते हैं और गैलेक्सीज से आने वाली लाइट के रेड शिफ्ट को देखकर यह अंदाजा लगाते हैं कि ये गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है। बट ये अपने फोर्स की वजह से दूर नहीं जा रही है और ना ही हमारा ब्रह्मांड एक स्टैटिक यूनिवर्स है जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन मानते थे, बल्कि लेमैत्रे के अकॉर्डिंग यूनिवर्स खुद ब खुद फैल रहा है। नाउ ध्यान में रखना कि ये बात उन्होंने सर एडविन हबल से पहले ही दुनिया को बता दिया था। फिर साल 1931 आते आते उन्होंने अपना कॉस्मोस मॉडल बनाया और उसे देखकर सोचा कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन की एक शुरुआत भी तो होनी चाहिए। उन्होंने ये थियरी दी कि ये यूनिवर्स असल में एक सिंगल प्राइमोर्डियल एटम से बना था और अपनी इस थियरी का उन्होंने नाम दिया हाइपोथेसिस ऑफ द प्राइमेबल एटम। और यही थियरी आगे चलकर बनी द बिग बैंग थियरी, जिसे दुनिया भर के ज्यादातर वैज्ञानिक सही मानते हैं। लेकिन क्या केवल बिग बैंग थियरी ही है जो हमारे ब्रह्मांड के जन्म का जवाब है, या फिर इसके अलावा भी दूसरी थियरीज मौजूद है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिग बैंग के पॉसिबल अल्टरनेटिव्स के बारे में, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई बिग बैंग सही है। हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए आज यूनिवर्स की शुरुआत में चलते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां बिग बैंग थियरी के अनुसार एक्सप्लोजन से पहले पूरा यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी में कंसंट्रेटेड था और टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था, वहीं दूसरी ओर स्टेडी स्टेट थियरी इसके विरोध में खड़ी हुई थी। दरअसल इसमें बताया गया था कि यूनिवर्स की शुरुआत जैसा कुछ भी हुआ ही नहीं था, बल्कि यूनिवर्स तो हमेशा से ही एग्जिस्ट करता था। अब इस थियरी को साल 1948 में इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉयले ने दिया था। अब एक टाइम पर ये इतनी पॉपुलर थी कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपनी राइटिंग में इस थियरी को कंसिडरेशन दी थी। पर साल 1965 में कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज की गई। नाउ कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन इस बात का सबूत था कि यूनिवर्स में बिग बैंग जैसा एक्सप्लोजन तो हुआ ही था। अब इस खोज के बाद स्टडी स्टेट थियरी का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रह गया था। पर साल 1993 में इसका एक अपडेटेड मॉडल रखा गया जिसका नाम था क्वाजी स्टडी स्टेट। अब ये थियरी परफेक्ट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल पर बेस्ड थी। परफेक्ट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल कहता है कि अगर हम यूनिवर्स को एक लार्जर स्केल पर देखें तो ये हर तरफ से बिल्कुल सेम ही है। ये पहले भी सेम था और हमेशा सेम ही बना रहेगा। पर अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो इसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए। क्वाजी स्टडी स्टेट थियरी में यूनिवर्स के एक्सपेंशन को तो कंसीडर किया गया था, पर इसके अनुसार यूनिवर्स एक्सपेंशन के साथ अपनी डेंसिटी कम नहीं कर रहा है, बल्कि इसका रीजन ये है कि हर साल पर क्यूबिक मीटर पर हाइड्रोजन का एटम क्रिएट हो रहा है। अब इससे यूनिवर्स की डेंसिटी हमेशा सेम बनी रहेगी और इसके एक्सपेंशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर दोस्तों, आज हम ये अच्छे से जानते हैं कि एक्सपेंशन के कारण यूनिवर्स की डेंसिटी कम हो रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वाजी स्टडी स्टेट थियरी कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इसीलिए ये थियरी फेल हो गई। अब बात करते हैं रेनबो ग्रेविटी थियरी की। इसे साल 2003 में फिजिसिस्ट ली स्मॉलिन और जोआ मैगुइजो ने दिया था। अब इस थियरी को जरा ध्यान से समझना। जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म उसे डिफरेंट कलर की लाइट्स डिफरेंट एंगल के साथ डिफ्लेक्ट करता है और इससे ही एक रेनबो का फॉर्मेशन होता है। अब दोस्तों, रेनबो ग्रेविटी थियरी भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसके अनुसार ग्रेविटी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अलग अलग एंगल से डिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब रेड लाइट सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होती है और ब्लू लाइट सबसे कम डिफ्लेक्ट होती है। अब जब हम यूनिवर्स की बिगिनिंग की बात करते हैं तो रेनबो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस समय यूनिवर्स की कंडीशंस ज्यादा एक्सट्रीम हुआ करती थी। जब कंप्यूटर सिमुलेशंस के थ्रू इसको अर्ली यूनिवर्स में अप्लाई किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि हमें बिग बैंग जैसी थियरी की जरूरत ही नहीं है। यानी इस थियरी के अनुसार बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं था और यूनिवर्स की कोई शुरुआत ही नहीं है। बट क्या ग्रेविटी सच में अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स को डिफ्लेक्ट करती है? इसके बारे में साइंटिस्ट लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की मदद से स्टडी कर रहे हैं। वैसे क्या आपको पता है कि साल 2012 में ये बात सामने आई थी कि द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से दुनिया का अंत हो सकता है?
और यहाँ पर गॉड के एग्जिस्टेंस पर रिसर्च चल रही है। वेल, इन बातों में कितनी सच्चाई है और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के अंदर और क्या क्या होता है, इसे जाना मैंने कुकू एफएम ऐप पर मौजूद इस ऑडियो शो में। प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग के साथ कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। कुकू एफएम में ऐसे ही 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शो कंटेंट मौजूद है, जहां आपको लिटरली हर जॉनरा की ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। अब वैसे तो इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, बट केवल मेरे इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर्स के लिए एक खास ऑफर है। डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करो कुकू एफएम ऐप को और यूज करो हमारा प्रोमो कोड ATV50, जिसमें पहले 250 व्यूअर्स को 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 399 की जगह केवल 199 रुपए लगेंगे एंड उनमें से 100 लकी व्यूअर्स को एनुअल सब्सक्रिप्शन का 100% कैशबैक मिल जाएगा। तो सोच के रहो, ग्रैब द डील इससे पहले कि ये खत्म हो जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ दोस्तों, जरा इमेजिन करो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का कभी भी अंत नहीं होता है और हम ऐसे ही लगातार प्रोग्रेस करते रहते हैं। हमारी कंप्यूटिंग पावर इतनी बढ़ चुकी होगी जिसका आज हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब ऐसी सुपर सिविलाइजेशन यूनिवर्स की वर्किंग को समझने के लिए इसका एक कंप्यूटर सिमुलेशन क्रिएट करती है। इनफैक्ट एक नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग कंप्यूटर सिमुलेशंस क्रिएट करती है, जिसकी इनिशियल कंडीशंस भी डिफरेंट अज्यूम की जाती है। अब कंप्यूटर सिमुलेशंस में जो इंसान हैं, उन्हें तो यही लगेगा कि वो रियल यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर रियलिटी में तो वो एक सिमुलेशन ही है जो हम एडवांस्ड ह्यूमंस के द्वारा चलाई जा रही होगी। अब साल 2003 में एक स्वीडिश फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने इस आइडिया को ओरिजिनेट किया था। उनका कहना था कि अगर एडवांस्ड ह्यूमंस फ्यूचर में यूनिवर्स के सिमुलेशंस को क्रिएट कर सकती है, तो क्या पता हमारा ये यूनिवर्स भी किसी एडवांस सिविलाइजेशन की क्रिएट की हुई सिमुलेशन ही हो। इसे सिमुलेशन हाइपोथेसिस नाम दिया गया है और इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर ला चुका हूँ। अब दोस्तों, हानेस आल्फवेन एक स्वीडिश फिजिसिस्ट थे जिन्हें मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स की फील्ड में किए गए अपने वर्क के लिए साल 1970s में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अब यूनिवर्स में कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, जैसे कि प्लाज्मा, लिक्विड मेटल्स और सॉल्ट वाटर। अब इन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और उनके बिहेवियर को स्टडी करना ही मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स कहलाता है। हानेस आल्फवेन मानते थे कि पूरा यूनिवर्स ही इस कॉन्सेप्ट पर चलता है। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो उनका कहना था कि ये पूरा यूनिवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल्स को ही फॉलो कर रहा है। यूनिवर्स की क्रिएशन जिसके हर स्टेप में ग्रेविटी का रोल हम एज्यूम करते हैं, वहां पर ग्रेविटी जैसा कुछ है ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का ही हाथ था। और इसके पीछे का लॉजिक ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटी से स्ट्रांग होता है। हानेस आल्फवेन ने अपनी इस थियरी को इलेक्ट्रिक यूनिवर्स नाम दिया था। नाउ गाइस, मोस्ट इंटरेस्टिंगली उनके पास कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन का भी एक एक्सप्लेनेशन मौजूद था। उनके अनुसार यूनिवर्स के मैटर और एंटी मैटर के बड़े बड़े पैकेट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि लगातार एक्सपैंड करते रहते हैं। अब जब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट एक्सपैंड करते हैं तो हमारे सामने एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का इल्यूजन क्रिएट होता है और जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की लाइट क्रिएट होती है। पर दोस्तों, ऐसा थियोरेटिकली तो बिल्कुल पॉसिबल है, पर इलेक्ट्रिक यूनिवर्स के सबूत हमें रियल यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने पर नहीं दिखाई देते और इसीलिए इस थियोरी को डिसअप्रूव कर दिया गया। अब बात करते हैं इटर्नल इन्फ्लेशन थियोरी की। दोस्तों, बिग बैंग में बताया गया है कि जब सिंगुलैरिटी में एक्सप्लोजन होता है तो सब कुछ बहुत तेजी से एक्सपैंड होता है, जिसे इन्फ्लेशन कहा गया है। अब बिग बैंग के बाद तो ये इन्फ्लेशन स्लो हो गया था, पर इटर्नल इन्फ्लेशन थियरी कहती है कि इन्फ्लेशन नेवर एंडिंग होती है, यानी कि यूनिवर्स का कोई ना कोई हिस्सा अभी भी उसी स्पीड के साथ इन्फ्लेट हो रहा है और नए यूनिवर्सेस को क्रिएट कर रहा है। ये बेसिकली मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट की ओर इशारा करता है। इसमें अलग अलग यूनिवर्सेस लगातार क्रिएट हो रहे हैं और हर एक यूनिवर्स की फिजिक्स डिफरेंट हो सकती है। अब दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी थियोरी के बारे में बताने वाला हूं जो सिंगुलैरिटी को ही नेग्लेक्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जब हम आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं तो सिंगुलैरिटी की नीड ही एलिमिनेट हो जाती है। दोस्तों, सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट था जो इनफाइनाइटली हॉट और डेंस था, और क्वांटम ग्रेविटोन्स फ्लूइड्स के अनुसार यूनिवर्स इनफाइनाइटली ओल्ड है और ये क्वांटम फ्लूइड से भरा हुआ है। ये क्वांटम फ्लूइड एक्चुअली में ग्रेविटोन्स है जो कि यूनिवर्स में हर जगह पर मौजूद है। अब दोस्तों, ये ग्रेविटोन्स हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स होते हैं और ऐसा माना जाता है कि ग्रेविटी इन्हीं पार्टिकल से बना हुआ फोर्स है। डार्क एनर्जी जो कि यूनिवर्स के टोटल मास एनर्जी का 68% कंट्रीब्यूट करता है, उसके पीछे भी ग्रेविटोन्स का ही हाथ माना जाता है।
अब क्वांटम ग्रेविटॉन फ्लूइड की थियरी सही है या नहीं, ये तो हमें फ्यूचर ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, स्ट्रिंग थियरी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। इस थियरी में पार्टिकल फिजिक्स के हर पॉइंट लाइक पार्टिकल को एक वन डायमेंशनल स्ट्रिंग के रूप में अज्यूम किया जाता है और स्पेस में इन स्ट्रिंग्स के इंटरैक्शंस और प्रोपगेशन के बारे में स्टडी किया जाता है। अब दोस्तों, स्ट्रिंग थियरी के अनुसार जिस यूनिवर्स को हम 3 डायमेंशनल मानते हैं, एक्चुअल में उसमें कई हायर डायमेंशंस भी एग्जिस्ट करती है। अब इन हायर डायमेंशंस को हम इंसान देख नहीं सकते। बिग बैंग थियरी में जिस सिंगुलैरिटी या पॉइंट के बारे में बताया गया है, हो सकता है कि वो हायर डायमेंशंस में एक बहुत बड़ी और डेंस स्ट्रिंग हो और हायर डायमेंशंस में ऐसी एक नहीं बल्कि कई स्ट्रिंग्स फ्लोट कर रही हो। अब जब दो ऐसी स्ट्रिंग्स ने आपस में कोलाइड किया होगा तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी और यही वो एनर्जी थी जिसे हमने बिग बैंग के रूप में अज्यूम किया हुआ है। नाउ इस थियरी को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल जे स्टेनहार्ट ने दिया था और इसके बारे में रिसर्च जारी है। अब दोस्तों, स्ट्रिंग थियरी की तरह ही एक सुपर स्ट्रिंग थियरी भी है जिसमें यूनिवर्स के सभी पार्टिकल्स और फंडामेंटल फोर्सेस को सुपर सिमेट्रिक स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशंस के रूप में अज्यूम किया गया है। अब इसके अनुसार यूनिवर्स में 10 डायमेंशंस होती है, 9 डायमेंशन स्पेस की और 1 डायमेंशन टाइम का। सांग वू किम और जुन निशिमुरा नाम के 2 साइंटिस्ट ने जब इस थियरी को कंप्यूटर सिमुलेशन से टेस्ट किया तो उन्हें एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला। उन्होंने पाया कि 9 डायमेंशंस वाले यूनिवर्स में जब फ्लक्चुएशंस होती है तो थोड़े समय बाद उसके 3 डायमेंशंस टूटकर अलग हो जाते हैं और खुद का एक अलग यूनिवर्स बना लेते हैं। नाउ जब कंप्यूटर सिमुलेशन को आगे बढ़ाया गया तो उन्होंने देखा कि इसमें बिग बैंग एक्सप्लोजन और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स जैसी चीजें भी होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कि ये ठीक हमारे यूनिवर्स जैसा ही हो रहा था। पर दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि बाकी के 6 डायमेंशंस कहाँ गए? तो दोस्तों, ये डायमेंशंस हमारे ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं पर इनकी साइज इतनी ज्यादा छोटी हो चुकी है कि हम उन्हें फाइंड नहीं कर सकते और यही कारण है कि हमारा यूनिवर्स केवल एक 3 डायमेंशनल यूनिवर्स है। नाउ बिग बैंग थियरी के कई अल्टरनेटिव्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपके लिए वीडियो ला चुका हूं, उन्हें भी आप चेकआउट जरूर करना। इस वीडियो की कौन सी थियरी आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना। और दोस्तों, जाते जाते कुकू FM ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है 50% ऑफ का और यहाँ तक कि आपको 100% कैशबैक में मिल सकता है। तो जल्दी करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यूज करना हमारा कूपन कोड ATV50। दोस्तों, अगर आप नए उस चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।